Good morning all of you. Today we will continue with 8th chapter, class 11, subject biology. आज अपने जो अपना 8th चैप्टर कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में उन्होंने पढ़ा। लास्ट 2 लेक्चर उन्होंने इसके कंप्लीट किए हैं। उसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली थी कि क्या सेल की स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली ऐसे कह सकते हो आप कि स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ फंक्शन देखे थे, या उन्होंने ऐसे बोल दो कि पूरे चैप्टर का एक बार उन्होंने इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू ले लिया था कि अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि चैप्टर के नेम के ऊपर ही बेस्ड है कि सेल के बारे में जितनी भी डिटेल स्टडी करेंगे वो इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले के लेक्चर के अंदर आपको मैंने प्रोकैरियोटिक जो सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थे, उनके बारे में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। उनके बारे में कुछ डिटेल में अपने उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, थोड़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिवाइड किया था, उनके किस बेसिस पे डिवीजन था, यानी कि उनका मेन जो बेस था। ठीक है, उनके डिवीजन भी देख लिए जब उन्होंने थोड़ा बहुत डिफरेंस भी करना स्टार्ट कर दिया था। आज अपने जो अपना नेक्स्ट पॉइंट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन के अंदर देखो, नाम से आपको पता चल रहा है टॉपिक कि सेल एनवेलप का मतलब कि सेल की जो आउटर कवरिंग्स हैं उनके बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ में अपने ये देखेंगे कि उनकी जो कवरिंग्स हैं उनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। ठीक है, क्या क्या किस तरीके के को एप्लीकेबल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की सिंपल सी बात हो रही थी, तो अपने उसके अंदर देखते हैं कि सेल के एनवेलप्स के बारे में और मॉडिफिकेशन के बारे में। बेसिकली जो ये सेल्स होती हैं बैक्टीरियल सेल्स, इनके अंदर कई केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कई कॉम्प्लेक्स जो है मेम्ब्रेन के ऐसे बोलो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, थोड़ी टिपिकल होती है समझने में, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसके अंदर बात करते हैं कुछ जो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर कवरिंग्स जो होती हैं, इनके साथ जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, राइबोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर बेसिकली आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की, वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज आपने याद कर ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर जो आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। आगे देखो, दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब वो दोनों मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ में उसके सेल वॉल मिलकर, सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, ये दोनों जो है ग्लाइकोकैलिक्स से फॉलोड होती है, ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती हैं। अब ये दोनों जो लेयर्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो सेल के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी कि स्टार्टिंग में जैसे ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिलकर दोनों एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल के बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो सेल वॉल या सिंगल की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है इनके बेसिस पे उनको डिवीजन किया गया आगे। ठीक है, क्या किया गया, जो सेल वॉल थी या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इनके बेसिस पे आगे इनको फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनको क्लासिफाई किया गया, या फिर आगे बोल दो कि इनको क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर। अब देखो, इनके जो सेल एनवेलप थे क्या थे, ये जो आपको दिख रहे हैं सेल एनवेलप, इनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं, इसके अंदर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी। क्या होंगी? 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले बता दूं। पहला तो है ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव। शायद आप लोगों ने इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो होती हैं, ये बैक्टीरिया के लेयर के बारे में बात हो रही है, यानी कि लेयर एनवेलप के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ आ गया? तो इनके बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। देखो क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, कुछ साइंटिस्ट आए थे जब सेल वॉल के बारे में डिस्कवरीज चल रही थी, उस टाइम पे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स
एक्सपेरिमेंट्स थे क्या, इन्होंने क्या किया, जो इनके सेल एनवेलप थे, क्या थे, सेल एनवेलप थे, उनको स्टेन किया सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया, उसके ऊपर इनको स्टेन किया, जिसके अंदर क्या हुआ, इनका जो सेल एनवेलप था, सेल एनवेलप था यानी कि जो आउटर कवरिंग थी, उसका अगर पर्पल कलर आया, एक का तो आया पर्पल कलर, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी लेयर के ऊपर कोई कलर नहीं आया, तो जिनका पर्पल कलर आया उनको तो बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनका कोई कलर नहीं आया उनको क्या बोल दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, पर इतना याद होना चाहिए आपको कि स्टेनिंग को, जो स्टेनिंग की प्रोसेस करवाई थी, स्टेन करवाया था सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके प्रति या उसकी तरफ जिसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया उसको कर दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने नेगेटिव रिस्पॉन्स शो किया यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको कर दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो मेन चीजें थी। आगे देखो, एक जो आउटर लेयर होती है, क्या होती है, इनकी आउटर लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की, तो इनमें एक डिफरेंस हो रहा है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इनकी आउटर लेयर कैसी होती है, थिक टाइप की होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन टाइप की होती है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिक टाइप, नेगेटिव इज थिन टाइप, यानी कि ये जो लेयर होती है इनकी आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये इनमें एक डिफरेंस है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये तो था थोड़ा बहुत इसके बारे में, एनवेलप के बारे में, अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, ये आउटर कवरिंग जो होती है, ठीक है, इसके अंदर एक लेयर और जो बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हो गई थी, जो किसी और कंपोनेंट से बनी थी, यानी कि उसका कंपोजिशन थोड़ा अलग था। किससे बनी हुई थी वो, ग्लाइकोकैलिक्स से। आपको मैंने ऊपर भी बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स से एक लेयर बनी हुई थी, जो जिसका थोड़ा सा कंपोजिशन तो था वो अलग था, यानी कि एक तो हमने सेल वॉल की बात की, अब एक थोड़ी सी अपने डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं, ऐसे बोलो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई थी, सेल वॉल और एनवेलप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप की सेल वॉल है जो बैक्टीरिया के आउटर साइड में पाई जाती है, बस फर्क इतना है, सेल वॉल में जो पहली वाली सेल वॉल के बारे में अपने पढ़ा, वो उनके और ग्लाइकोकैलिक्स के कुछ कंपोजिशन, यानी कि जो लेयर जिनसे बनी होती है उनके थोड़े से कंपोजिशन जो है अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अटैच्ड होगी, लूज शीट होगी, ठीक है, और एक होगी टाइट शीट, दो टाइप की होती है, एक तो लूजली अटैच होती है और एक होती है टाइटली, ठीक है। अब जो लूजली अटैच होती है उसको तो बोला जाता है स्लाइम लेयर। क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर लूजली अटैच होगी तो उसको स्लाइम लेयर बोला जाएगा, अगर वो टाइटली अटैच होगी तो वो कैप्सूल बोला जाएगा। समझ आ गया। अब ये काम क्या करती है, सिंपल सी बात है, आउटर कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन का, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो शेप भी डिटरमाइन करती है, ठीक है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये लेयर जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये क्या काम करती है, आपको पता है, सेल वॉल आउटर लेयर है तो प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, ठीक है, और अदर फंक्शंस भी इसके साथ साथ परफॉर्म करेंगे। सो ये जो थोड़ा सा चैप्टर है ना, थोड़ी नई चीजें हैं इसमें, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बर्डन फ्री होके जितना मैं करवाऊँ आपको उतना आप 2 से 3 बार रीड कर लेना, चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात होगी, ठीक है, ये भी पता चल गया कि आउटर लेयर है, काम क्या करती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेल वॉल जो होती है स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। अब इनका काम एक और अपने कह सकते हैं कि जो कैप्सूल है, थोड़ी सी टाइट कवरिंग या हार्ड कवरिंग होती है, ये क्या काम करती है, बैक्टीरिया जल्दी से किसी के साथ में मिलकर डिस्ट्रॉय ना हो, बर्स्ट ना हो, फटे ना, या उसको कोई नुकसान ना हो, तो ये उसको भी प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो होगी बात सेल वॉल की। सेल वॉल से नीचे क्या प्रेजेंट होती है, लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब अपनी बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम में करती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि आप लोगों को इसका मतलब पहले भी मैंने बताया, बट आप दोबारा सुन लो। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जो कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए परमिटेड हो और कुछ को ना जाने दें, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो प्लांट के लिए मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है
उनके लिए परमिएबल हो, यानी कि एक फिल्टर का काम करे, बट कुछ मॉलिक्यूल्स को ना जाने दे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को एंट्री देती है और कुछ को नहीं देती, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर में यूकैरियोट्स में भी ऐसी होती है। ये प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है, यूकैरियोट्स में भी ये स्ट्रक्चर ऐसी चलती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब बात करते हैं अपने स्पेशल स्ट्रक्चर की। सेल वॉल की बात होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी, बैक्टीरियाज नहीं चल रहे हैं। मान लो ये बैक्टीरिया है, तो सबसे आउटर वाली लेयर सेल वॉल की बात होगी, फिर उसके इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी स्ट्रक्चर एक मैंने आपको एक और बताई थी, जो इनकी आउटर स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक होती है कईयों में। ये मैंने आपको क्या बताया था, मीसोसोम्स। क्या बताए थे, मीसोसोम्स जो क्या काम करते हैं, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, है ना। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स क्या काम करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मीसोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, ये मेम्ब्रेनस स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जो एक्सटेंशन से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किससे बनती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है तो क्या बना लेती है, मीसोसोम्स। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली अगर ये कंप्लीट इसको कवर करती है तब तक तो ठीक है, बट जब ये स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो चुकी है, थोड़ी फैल चुकी है अपने एरिया से ज्यादा, तो ये जो कवरिंग है इसकी, ये कुछ फोल्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाती है, मतलब कि इसकी शेप जो है वो कुछ अलग हो जाती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, मीसोसोम्स। जो आगे क्या करती है, सिर्फ फेस एरिया बढ़ाने का काम करती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करती है। अब ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये क्या बनाते हैं, मीसोसोम्स बेसिकली किसकी वजह से बनती है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज याद रखनी है आपको, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को इसने मीसोसोम को बना दिया, बट इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें नई इंट्रोड्यूस होती, क्या होती हैं, जैसे वेसाइकल्स। ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, नई स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, वेसाइकल्स आ गई, ठीक है। ट्यूब्यूल्स बना लेती हैं, ये छोटे छोटे क्या बना लेती हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। लैमिना बना लेती हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो है कौन बना लेते हैं, मीसोसोम्स बना लेते हैं। और मीसोसोम्स बनते कैसे हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनका काम क्या होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये पता करना है कि जो मीसोसोम्स के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका वर्क क्या है। सो आप लोग ये चीज ध्यान से सुनो। मीसोसोम्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन का क्या काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सबसे पहली बात। फिर क्या काम करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखिए ये चीजें आपको, डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, डॉटर सेल्स, यानी कि प्लांट के अंदर जब 1 से 2 में डिवाइड सेल होती हैं, चाहे ए सेक्शन हो या फिर सेल्स जो 1 से 2 में डिवाइड हो, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनको डिवाइड करने का काम कौन करता है, वो भी मीसोसोम्स ही करते हैं। समझ आ गया। अब आगे देखो कुछ इनके अलावा, ये तो थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कौन कौन से, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग इस चीज में मत कंफ्यूज होना कि सेल वॉल तो मैंने पहले बता दी, अब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वही मिलकर सारी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है। थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर्स में जाएं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो वॉल की डिस्कवरी हुई थी वो सेल वॉल कौन सी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कही जाती थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फर्दर अपना बोल दो कि थोड़ा इवोल्यूशन में हेल्प की, या फिर प्लांट्स धीरे धीरे सेल के अंदर पता चला कि इन फोल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमिनास, ये सब चीजें बननी स्टार्ट हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये तो थे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो उन्होंने किए मीसोसोम्स की वजह से, कौन कौन से, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो डॉटर सेल बनी थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखो कुछ फंक्शंस और होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कौन कौन से, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम, ठीक है, और एंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट यानी कि एंजाइम्स के साथ कॉन्टैक्ट बना, ये तो सारे काम कौन करती है, मीसोसोम करती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता चल गए अपने को, उसके साथ साथ कुछ फंक्शंस और हैं जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो अपने इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले अपने कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर कि कई एग्जांपल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, उनके अंदर ये फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो अपने एक तो एग्जांपल लेके चलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसका साइनोबैक्टीरिया का, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर अगर अपने देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया होती है इसकी जो सेल वॉल होती है ये मेम्ब्रेनस होती है और साइटोप्लाज्म से बनी होती है, साइटोप्लाज्म से
प्रेजेंट होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सेल वॉल या बैक्टीरिया की सेल वॉल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हो वो सब के सब में उसकी जो कंपोजिशन है यानी जिनसे वो मिलकर बनी है वो सेम है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता। सो अब मैं साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आपको इसमें साफ पता चल रहा है कि इसकी जो सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, साइटोप्लाज्म से बनी हुई है, जो क्या कंटेन करती है, सारे के सारे ऑर्गेनिल्स वगैरह या जो साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं पिगमेंट्स वगैरह, क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है। अब ये चीजें तो आपने पढ़ ली, यानी कि अपने देख लिया सेल वॉल, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब एट लास्ट मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन बता दूं कि जिन लेयर्स या जिन चीजों के बारे में आपने पढ़ा है वो क्या क्या और चीजों से कंपोज होती है, ठीक है। कैप्सूल के बारे में पढ़ा आपने, कैप्सूल बताया था ना, क्या होता है कैप्सूल, एक स्लाइम लेयर थी और एक कैप्सूल था। तो जब अब ये जो बैक्टीरिया की शीट होती है ये टाइटली अटैच्ड होती है उसको तो कैप्सूल बोला जाता है, लूजली अटैच होती है उसको स्लाइम लेयर बोला जाता है। सो कैप्सूल्स जो थे वो किससे बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, याद रखना आपको, पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जिनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। आगे इसमें जो अपने नेक्स्ट ये चीजें तो होगी क्लियर सेल एनवेलप के बारे में। अब सेल एनवेलप के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में देखते हैं अपने। बैक्टीरिया हो सकता है, अब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अपने, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में अपने इतना डिटेल पढ़ा, तो बैक्टीरिया हो सकता है मेरी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब आप लोगों को मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब तो पता ही है, मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब जो स्टैटिक रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है उसका एक्सटेंशन हो जाता है, सेल वॉल का थोड़ा एक्सटेंशन हो जाता है, सेल वॉल थोड़ी बढ़ जाती है जो आगे एक फीचर का निर्माण करती है, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसको फ्लैजिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला का नाम आपने पहले भी सुना होगा। बेसिकली अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर ये सेल वॉल के एक्सटेंशन की वजह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फ्लैजिला। सो ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है, इसके अंदर सारा का सारा कई काम जो होते हैं वो सारे फ्लैजिला के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है लार्ज रेंज के नंबर में होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पढ़ रहे हैं इसके आगे 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो कौन सा है, इसके अंदर फिलामेंट हुक, पहला पार्ट कौन सा, फिलामेंट, दूसरा है हुक, ठीक है, एंड तीसरी पार्ट है जो इसका वो बेसल बॉडी, क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको फ्लैजिला का, इसके अंदर यहाँ पे ये तो फिलामेंट की स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिलामेंट है ये यहाँ पे है, इसकी बॉडी हुक और ये है लास्ट इसकी बेसल बॉडी, समझ आ गया। तो ये है बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स। अब देखो आगे इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स और होती हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर पिलाई, इनके बारे में आपको बताऊंगी चीजें होती हैं, फिम्ब्रेन, पिलाई, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखो इनका काम क्या होता है, पिलाई और जो फिम्ब्रेन होती है, पिलाई और फिम्ब्रेन एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या होती हैं, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो किससे बनी होती है, स्पेशल प्रोटीन से। अब ये जो फिम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है स्मॉल ब्रिसल्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आगे सेल वॉल के अंदर जो है स्प्राउटिंग सेल्स यानी कि फाइबर्स को आगे इधर उधर ले जाने में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, पिलाई और फिम्ब्रेन, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं कई बार रॉक्स या स्ट्रीम से अटैच होते हैं, यानी कि होस्ट टिश्यू जिसको बोला जाता है उनसे ही अटैच होते हैं। अब आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, ये जो सेल्स होती हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा एनवेलप और मॉडिफिकेशन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अपने दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने पढ़ा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं केमिकल कंपोजिशन होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। सेल्स जो होती हैं इनके अंदर कई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, इनके अलावा कई लेयर्स और प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे इनको उन्होंने आगे फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया, किसमें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करना उन्होंने, तो ये सारे जो थे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन के बेसिस पे, यानी कि उन्होंने एक सोल्यूशन के अंदर
डिवाइड किया उसको सोल्यूशन में, जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया उसको पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया, जिन्होंने रिस्पॉन्स शो नहीं किया उसको नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया। और इसके अंदर अपने क्या पढ़ा, स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में। टाइटली बाउंडेड लेयर जो थी, शीट थी, उसको कैप्सूल बोल दिया, और जो लूजली बाउंडेड थी उसको स्लाइम लेयर बोल दिया। अब इन दोनों का काम आपको पता है, क्या काम है इनका, कि ये काम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का। ठीक है, क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का। और फिर अपन ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी परमिएबल यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ पार्ट्स को जाने देती है कुछ को नहीं जाने देती है। एक फीचर अपन ने ये पढ़ा। फिर अपन ने मीजोसोम्स के बारे में देखा, मीजोसोम्स क्या काम करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल का डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल, बॉडी, इनके बारे में देखा, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर जो थी, फिलामेंट और इन चीज़ों के बारे में देखा। फिर उन्होंने देखा फ्लैजिला 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बैक्टीरिया के फ्लैजिला, सेल वॉल जब एक्सटेंड हुई तो क्या बनाया उन्होंने, फ्लैजिला 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिलामेंटस, हुक, बेसल बॉडी। ठीक है, फिर आई पिलाई और फिम्ब्रेन नाम के स्ट्रक्चर्स, ये दोनों एक्सक्रीशन का एरिया या सिक्रीशन का एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये तो था आज का अपना टॉपिक, सेल एनवेलपमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक के अंदर अपनों ने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं और सब की सब ही इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैंने आपको कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि आप लोगों को समझ ना आया हो, या कोई भी अगर मेरे से डाउट हो तो आप लोग बेझिझक होकर मेरे से पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर आप लोगों को मैं जितना करवा रही हूँ, भले रोज का अगर अपना एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है तो उसको सीरियसली पढ़ो और अपना काम जो है साथ साथ कंटिन्यू करो। ठीक है, सो